अम्मा, तुम्हारे शाम के नाश्ते का वक्त हो गया है, खिचड़ी खा लो। बहू, तेरा ऊपर वाला माला खाली है क्या? शाम को खिचड़ी कौन खाता है? ठंड का समय है, इस समय तो चाय के साथ पकौड़े होने चाहिए। उसके इतना बोलते ही राधिका ने वहीं पर उल्टी कर दी, जिससे उसकी सास की साड़ी गंदी हो गई। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुए और तूने हमें खुशखबरी दे दी। सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई खिचड़ी के अलावा दूसरे खाने का नाम लेता है ना तो मुझे उल्टी आ जाती है। बहू, जब तू पैदा हुई थी तो खिचड़ी खाते हुए पैदा हुई थी क्या? तभी उसका पति अनिरुद्ध घर वापस आ गया। राधिका ने रात में फिर से सबके लिए खिचड़ी बनाकर रख दी। खिचड़ी देखकर अनिरुद्ध का मुंह बनने लगा। राधिका, आज हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ था, तो सर ने हम सबके लिए खाना मंगाया था। मैं खाना खाकर ही आया हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। आपको अच्छी तरह पता है ना कि मुझे खिचड़ी बनाना और खाना कितना पसंद है। अगर कोई मेरी खिचड़ी को मना कर देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। खा ले बेटा चुपचाप, वरना रात भर बहू तुझे सुनाती ही रहेगी। तुझे नींद भी नहीं आएगी रात भर। सही कह रही हो माँ, खा ही लेता हूँ। अनिरुद्ध ने गुस्से में जल्दी जल्दी सारी खिचड़ी खाकर खत्म कर दी और जाकर सो गया। आधी रात को अनिरुद्ध बार बार बात मारने लगा, जिससे राधिका की नींद खुल गई। उसने धक्का देकर अनिरुद्ध को बेड के नीचे गिरा दिया। ये क्या कह रही हो तुम राधिका? इतना बुरा बात क्यों मार रहे हो? तभी आपको मना करती हूँ कि खिचड़ी के अलावा कुछ मत खाया करो, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं। ये सब तुम्हारी खिचड़ी की वजह से ही हुआ है। पहले ही मेरा पेट भरा था, तुमने जबरदस्ती मुझे खिचड़ी खाने को मजबूर कर दिया, इसलिए मेरे पेट में गैस बन गई। खैर, बड़ी मुश्किल से अनिरुद्ध सो पाया। अगली सुबह वो राधिका के उठने से पहले ही ऑफिस चला गया। दोपहर के वक्त गांव की कुछ औरतें राधिका के घर आईं। आइए आइए, आप लोगों ने आजकल हमारे घर आना ही छोड़ दिया। आज हमारा तेरे बहू के हाथ की खिचड़ी खाने का मन हुआ तो चले आए। तभी वहाँ पर राधिका आ गई। आप लोग बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी आप सबके लिए खिचड़ी बनाकर लाई। राधिका थोड़ी ही देर में सभी के लिए खिचड़ी बनाकर ले आई। खिचड़ी खाने के बाद औरतों ने राधिका की खूब तारीफ की। वाह 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 वाह, राधिका बहू, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाने में जो मजा है वो मजा बर्गर और पिज्जा खाने में भी नहीं। अरे चुप हो जाओ तुम सब। अगर बहू के सामने खिचड़ी के अलावा किसी दूसरे खाने का नाम ले लिया तो उसे उल्टी आने लगती है। बड़ी अजीब बीमारी है, लेकिन कुछ भी कहो, बहू के हाथ की खिचड़ी है वर्ल्ड क्लास। देखा सासू माँ, आप और आपका बेटा हमेशा मेरी खिचड़ी की बुराई क्या करते हैं। देखो इन लोगों को मेरी खिचड़ी कितनी पसंद है। ऐसा नहीं है बहू, मुझे और अनिरुद्ध को भी तेरी खिचड़ी बहुत पसंद है। तेरे मुकाबले का कोई नहीं है, लेकिन एक ही चीज खा खा कर इंसान बोर हो जाता है। खैर, गांव की उन औरतों ने पेट भरकर खिचड़ी खाई और अपने अपने घर वापस चली गईं। कुछ दिनों बाद गांव के प्रधान ने सभी गांव वालों को अपनी हवेली पर बुलाया और कहा, गांव वालों, 2 दिन बाद इस गांव में बड़ा खिचड़ी का आयोजन होने वाला है। विधायक जी ने इसकी जिम्मेदारी मुझे ही सौंप रखी है। उस दिन विधायक जी के साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हमारे गांव खिचड़ी खाने आएंगे। मुझे आप सभी की मदद चाहिए। तभी गांव की औरतों ने कहा, प्रधान जी, खिचड़ी की तो टेंशन ही छोड़ दीजिए आप। हम सब लोग राधिका बहू के साथ मिलकर खिचड़ी बनाएंगे। राधिका के हाथों की खिचड़ी खाकर बड़े से बड़ा आदमी राधिका का कायल हो जाएगा। हाँ, आप लोगों ने तो मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। अगर राधिका बहू ने सच में विधायक जी को और बड़े बड़े बिजनेसमैन को खुश कर दिया तो हमारे गांव की तरक्की होने लगेगी। इसीलिए बहुत ध्यान से सारा आयोजन करना है। राधिका को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। खैर, सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट गए। इधर घर पहुंचने के बाद अनिरुद्ध ने राधिका से कहा, माँ, ये अच्छा रहा कि इतनी ढेर सारी खिचड़ी बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ राधिका को दे दी गई। 4-5 लोगों की खिचड़ी बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सैकड़ों लोगों के लिए खिचड़ी बनाना बहुत बड़ी बात है। राधिका, इस आयोजन के बाद तुम खिचड़ी बनाना हमेशा के लिए बंद कर दोगी? मुझे पक्का यकीन है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता बेटा। खिचड़ी आयोजन का नाम सुनकर तो राधिका बहुत खुश है। सासू माँ, आप इन्हें कुछ मत कहिए, इन्हें तो मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है। जब विधायक जी मेरी खिचड़ी खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चारों तरफ मेरा ही मेरा नाम हो जाएगा। वो तो 2 दिन बाद पता चली जाएगा राधिका। इतने सारे लोगों के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाना कोई ऐसे ही दिन बीतते गए और खिचड़ी आयोजन वाला दिन आ ही गया। राधिका सुबह सुबह उठकर गांव की औरतों के पास चली गई। उसके साथ उसकी सास भी गई हुई थी। बहू, ये सारे लोग तेरी मदद करेंगी। खिचड़ी बनाने का सारा सामान भी आ गया है। अब तुझे जैसी खिचड़ी बनानी है वैसा इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देती रहना। सासू माँ, आप टेंशन मत लो। आप कुर्सी डालकर एक किनारे बैठ जाओ और बस देखती रहो। कोई गड़बड़ हो तो हमें बता देना।
आप सभी लोग जल्दी जल्दी चावल को धो लीजिए, तब तक मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। ठीक है राधिका। गांव की सभी औरतें चावल धोने लगी। इधर राधिका ने मसाला तैयार किया। सारा काम खत्म हो जाने के बाद उन लोगों ने गैस जलाई और बड़े से बर्तन में खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। दोपहर तक सभी के लिए खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। एक तरफ तो राधिका औरतों के साथ मिलकर खिचड़ी बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ राधिका बेटिया, खिचड़ी बनाने में कोई कमी तो नहीं रह गई? क्योंकि सब लोग खिचड़ी खाने आ रहे हैं, खुश होकर जाने चाहिए। प्रधान जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, सबको खिचड़ी खाने दीजिए। वो लोग खुद ही बताएंगे कि खिचड़ी का स्वाद आखिर है कैसा, क्योंकि राधिका बहू के जैसी खिचड़ी कोई बना ही नहीं सकता। खैर, सभी गांव वाले और मेहमान बड़े चाव से खिचड़ी खाने में लगे हुए थे। औरतें उन सभी को निहारने में लगी थी। खिचड़ी खाने के बाद एक बिजनेसमैन ने प्रधान जी को अपने पास बुलाया। क्या हुआ खन्ना साहब, कोई कमी रह गई क्या? प्रधान जी, कमी रह गई है या नहीं वो खन्ना साहब ऐसे नहीं बताएंगे। खन्ना साहब के हाथों में माइक दीजिए, उन्हें जो कहना होगा पूरे गांव वालों को कहेंगे। ये सुनकर प्रधान जी को थोड़ी घबराहट होने लगी। खैर, खन्ना साहब को माइक दे दिया गया और सभी गांव वाले स्टेज के सामने इकट्ठा हो गए। खन्ना साहब ने बोलना शुरू किया। आप लोग पता नहीं मुझे जानते हैं या नहीं, इसलिए मैं आपको अपने बारे में पहले ही बता देता हूं। मैं खन्ना होटल का मालिक हूं। लगता है खन्ना साहब को आज भी वो स्वाद नहीं मिल पाया। प्रधान जी, घबरा क्यों रहे हो इतना? चुपचाप सुनो वो क्या कह रहे हैं। जी जी, आज यहां पर मेहमान बनकर मेरे होटल के सारे शेफ आए हुए हैं। इन सभी को खिचड़ी खाकर बहुत अच्छा लगा। इन सारे शेफ्स का कहना है कि इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है, और मैं भी इनकी बात से सहमत हूं। खिचड़ी भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खन्ना साहब के इतना बोलते ही प्रधान जी के साथ साथ सभी गांव वाले तालियां बजाने लगे। मुझे बताया गया है कि ये रेसिपी इस गांव की राधिका नाम की एक बहू की है। राधिका जी, क्या आप स्टेज पर आ सकती हैं? बहू, जल्दी से जा, आज तुझे तेरी खिचड़ी की कीमत मिल ही गई। राधिका अपने हाथ जोड़ते हुए स्टेज पर पहुंच गई। अनिरुद्ध भी बहुत खुश हो रहा था और तालियां बजा रहा था। राधिका जी, क्या आप मेरे होटल में शेफ का काम करेंगी? क्योंकि आपकी खिचड़ी खाकर कई देशों के ग्राहक हमारे होटल में बढ़ जाएंगे। हम आपको 20 लाख हर महीना दे सकते हैं। खन्ना साहब, प्रधान जी, विधायक जी और गांव वालों, आप सभी ने मेरी बनाई खिचड़ी की इतनी तारीफ की, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। खन्ना साहब, मैं आपके होटल में काम करूंगी या नहीं, ये मैं अपने पति और अपनी सासू माँ से पूछकर कल आपको बता दूंगी। खन्ना साहब ने राधिका को अपना कार्ड दे दिया। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले आए। पूरे गांव वाले बार बार बधाई देने के लिए राधिका के घर के चक्कर काट रहे थे, इसीलिए राधिका अपने पति से बात ही नहीं कर पाई। फिर आधी रात को उसने अपने पति और अपनी सासू माँ से बात की। सासू माँ, अनिरुद्ध, मैं बचपन से ही खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। मैं खिचड़ी के अलावा सारी चीजें बहुत स्वादिष्ट बना लेती हूँ, पर लोगों को मेरी खिचड़ी पसंद थी शादी से पहले, इसीलिए मैंने उठा लिया था कि जब तक मेरी खिचड़ी फेमस नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी। ऐसा एक पंडित जी ने मुझसे कहा था करने को, और आज वो बात सच हो गई। अगर मैं शेफ की नौकरी कर लूंगी तो पैसे इकट्ठा करके मेरा रेस्टोरेंट खोलने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अरे क्यों नहीं राधिका, तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है, हम भला तुम्हें क्यों रोकेंगे? क्यों माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। हमारी तरफ से पूरी परमिशन है, तुझे जो सही लगे कर। तो फिर इस खुशी के मौके पर मैं आज आप लोगों के लिए बनाऊंगी कढ़ाई पनीर और छोले भटूरे। राधिका के इतना बोलते ही अनिरुद्ध इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी को गोद में उठा लिया। राधिका ने उस रात सबके लिए मटर पनीर और छोले भटूरे बनाए, जिसका स्वाद भी सबसे अलग था। अगले ही दिन वो अपने पति के साथ खन्ना साहब के होटल गई और शेफ की नौकरी ज्वाइन कर ली। 1 साल में ही उसने खुद का रेस्टोरेंट भी खोल लिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदर्शन और बहू ममता के साथ रहती थी। गोमती का बड़ा बेटा और बहू एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए। उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी। अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे। चाची, दादी की तबीयत बहुत खराब है, आप दादी से काम मत करवाओ, दादी को बुखार है। चल हट, बड़ी आई दादी की सगी। ओ बुढ़िया, अभी तक तेरे से बर्तन नहीं धुले? कपड़े कब धोएगी फिर? बस धुल गए बहू, शरीर बहुत दुख रहा था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज रोज का बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा।
तुझे और तेरी पोती को घर में रहने की जगह दी है। शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना, समझी? और साथ में अपनी पोती को भी लगा, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। दादी लाओ मैं आपकी मदद करूं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी चाची बहुत बुरी है। चाची आपको कितना तंग करती है, आपसे कितना काम करवाती है। मेरी बच्ची, तू इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे काम करेगी? रहने दे बिटिया, मैं कर लूंगी। गोमती और खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी। शाम के समय ममता की माँ और बहन रहने आ जाती है। ममता के बच्चों के लिए वो खिलौने और खाने पीने की चीजें लाई थी। खुशी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है। तभी ममता की बेटी महिमा के हाथ से गुड़िया टूट जाती है और वो खुशी पर दोष लगाने लगती है। नानी देखो ना, मौसी देखो ना, खुशी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। ममता, ये लड़की तो बड़ी शैतान है। खुद तो माँ बाप परलोक सिधार गए और छाती पर मूंग दलने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया। बताओ जरा, इतनी महंगी गुड़िया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी। हाँ दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे? देखती जाओ, मैं इसे अभी सीधा करती हूँ। बिट्टू, जरा सामने से डंडा तो लाना। ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है। खुशी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। ममता बहू, रहने दे, बेचारी मासूम बच्ची है, इसे मत मार। ममता, ममता, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दे। सुदर्शन बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ममता को बोल खुशी को ना पीटे। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। माँ, तुम बीच में मत आया करो। बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है। ममता उसे किसी वजह से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ। मुझे इन सब बातों में मत घसीटो। मुझे तो अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। तू अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक होते हुए देखता रहता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मत करो पाप। ममता का गुस्सा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है। उस रात खुशी और गोमती बहुत रोए और उधर ममता अपनी माँ और बहन के साथ खूब खिलखिलाकर पूरी रात मजे करती रही। अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी। गोमती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी घर के काम करती रही, पर ममता ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया। चाची, दादी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं क्या करूं? हम सब घूमने जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को। रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ। भूखे मरो या कहीं चले जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। चलो माँ, चलो बरखा, बच्चों जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। ममता रसोई को ताला लगा जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोमती की तबीयत और खराब होती जा रही थी। खुशी गोमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने के लिए निकलती है। वो बाजार में सबसे मदद मांगती है। भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो भूखी है। पैसे हैं तेरे पास? अगर पैसे हैं तो ले जा। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से जाओ। अब क्या करूं? दादी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी खुशी की नजर एक मंदिर पर पड़ती है जहाँ एक पंडाल लगा था। वहाँ एक औरत कुल्हड़ खिचड़ी का प्रसाद बांट रही थी। खुशी उसके पास जाती है। क्या हुआ बिटिया, प्रसाद चाहिए? पर आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है। आप तो इसके बदले में मेरे से पैसे मांगोगे ना? नहीं बिटिया, भगवान के मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है उसके पैसे नहीं होते, ये तो मुफ्त में मिलता है। मुझे किसी ने भी बिना पैसों के खाना नहीं दिया। मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आंटी, वो सुबह से भूखी हैं, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। चाचा चाची सब घूमने चले गए। खुशी के आंसू देखकर वो औरत जिसका नाम मालिनी था वो भी भावुक हो जाती है। मालिनी एक ऐसी संस्था चलाती थी जिसमें औरतों को रोजगार मिल सके। मालिनी कुल्हड़ खिचड़ी बनाने का कार्य करती थी। पूरे सप्ताह अलग अलग मंदिरों में कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बंटवाना, यही उनकी संस्था का कार्य था। ये काम मालिनी पिछले 5 वर्षों से करती आ रही थी। अब मालिनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता था। मालिनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालु स्वभाव की थी।
ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के कारण मालिनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। मालिनी खुशी के साथ उसके घर पहुंचती है। गोमती की हालत बहुत ही नाजुक थी। मालिनी गोमती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। गोमती की तबीयत में सुधार आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, आपने मेरे लिए जो किया। माताजी, हमारी संस्था का तो काम ही यही है, गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करना। अब आप परेशान मत होइए, आप भी हमारी संस्था का ही हिस्सा हैं। अब आपको अपने उस नालायक बेटे और बहू के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगह और काम दोनों मिलेंगे। हमारी संस्था कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर मंदिरों में बांटने का काम करती है, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आप तो हम दादी पोती के लिए ईश्वर का कोई रूप बनकर आए हो। सचमुच कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। गोमती अपने बेटा बहू का घर छोड़ देती है। अब वो मालिनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी। कुल्हड़ खिचड़ी बनाने में गोमती अपना पूरा सहयोग देती थी। गोमती देखती है बहुत सी बेसहारा महिलाएं इस कार्य में मालिनी को सहयोग देती हैं। मालिनी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एडमिशन भी करवा देती है। गोमती को इस बात की तसल्ली थी कि उसने खुशी के बर्बाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था।